नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। खबर आई गई हो गई, लेकिन उसके प्रशासनिक मतलब भी गहरे हैं और राजनीतिक मतलब भी। पिछले दिनों जो आर्थिक और रक्षा घोटाले सामने आए, उनकी जांच के लिए सीबीआई में विशेष जांच दल बना है। यह एसआईटी अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीद में दलाली के मामले की जांच करेगी, तो विजय माल्या के बैंकिंग घोटाले को भी जांचेगी। एसआईटी का गठन होना नई बात नहीं है। राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए भी सीबीआई में एसआईटी बनी थी, मगर भ्रष्टाचार के मामले में सरकार का खुद सीबीआई में एसआईटी बनाना दिलचस्प है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के कहने से एसआईटी बनती है। इस दफा सरकार ने खुद फोकस के साथ जांच कराने के लिए एसआईटी का फैसला लिया। गुजरात काडर के अफसर राकेश अस्थाना की कमान में एसआईटी बनी है। इसकी समय सीमा को लेकर खबर नहीं है, मगर एसआईटी के बनने का ही अर्थ फोकस से जांच है। अगस्ता हेलीकॉप्टर के सौदे में किन लोगों ने रिश्वत खाई और पैसों के लेन देन की कैसी क्या कड़ियां थी, इसे जानना हंगामेदार होगा। इसका अर्थ है कि मोदी सरकार अगस्ता मामले को बोफोर्स की तरह भटकने नहीं देगी। सवाल है, सरकार की इस संजीदगी को राजनीतिक जमात ने कैसे लिया होगा? क्या यह नहीं लगता कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में विरोधियों को घेरने वाली है? कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री हरीश रावत व वीरभद्र सिंह की सीबीआई में जैसी हाजिरी लग रही है, उससे भी संकेत है। कांग्रेस और एनडीए विरोधी पार्टियों में इससे अलग बिसात बिछेगी तो सत्ता पक्ष की अलग। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में रद्द-बदल की उल्टी गिनती चल रही है। सदर मोहतरम प्रणब मुखर्जी का 6 रोजा अफ्रीका दौरा खत्म हो चुका है और बाखबर जराये का कहना है कि आइंदा हफ्ते किसी भी दिन नए वज़रा को हलफ दिलाया जा सकता है। मोदी हुकूमत में होने वाली इस दूसरी तब्दीली में दीगर सूबों के भी कुछ वज़रा शामिल किए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर रद्द-बदल उत्तर प्रदेश से ही होगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में गैर यादव वोट मुत्तहिद करने की कोशिश में लगी है। इसी हिकमत अमली के तहत लोध और दीगर पसमानदा बिरादरियों के लिए कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को वजीर बनाया जा सकता है। कुर्मी वोट को जहन में रखकर अपना दल की रहनुमा अनुप्रिया पटेल को भी हुकूमत में जगह मिल सकती है। दरअसल नीतीश कुमार कुर्मी कार्ड खेल रहे हैं और मुलायम सिंह ने भी सीनियर कुर्मी रहनुमा बेनी प्रसाद वर्मा को ईवान वाला में भेजा है, इसलिए इसकी कार्ड खोजना बीजेपी के लिए जरूरी है। मगरबी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बीजेपी के साथ है, लेकिन अजीत सिंह के सपा के साथ जाने की खबरों की वजह से बीजेपी थोड़ी परेशान है। इसलिए ममलिकती वजीर ज़राअत संजीव बालियान को हुकूमत में तरक्की मिल सकती है। बालियान के अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, रामशंकर कठेरिया, मनोज सिन्हा और महेश शर्मा भी उन वज़रा में हैं जिन्हें तरक्की मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से एक नए वजीर शामिल हो सकते हैं। मरकजी हुकूमत में रद्द-बदल के बाद अमित शाह बीजेपी की तंजीम में तब्दीली करेंगे। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद की कौमी मजलिस आमला में इस बारे में तबादला ख्याल किया गया है। हालांकि बीजेपी के रहनुमाओं का कहना है कि तंजीम में तब्दीली की बहस इससे पहले दिल्ली में हुई मजलिस आमला में भी हुई थी, लेकिन इसके बाद कई महीने बीत गए, कोई पहल नहीं हुई है। कई महीनों के इंतजार के बाद महेंद्र पांडे को सेक्रेटरी के तौर पर पार्टी हेडक्वार्टर का जिम्मा मिला है। दरअसल अमित शाह को तंजीम में मामूली रद्द-बदल करना है। पार्टी के नायब सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज में कोई खास तब्दीली नहीं होनी है। 1 या 2 नए नाम इनमें जुड़ सकते हैं। इसी तरह पार्टी के सेक्रेटरीज और तर्जुमानों में भी इक्का दुक्का तब्दीली होगी, यानी मौजूदा टीम ही काम करती रहेगी। अमित शाह ने कुछ ही दिन पहले पार्टी ओहदेदारान की तकर्रुरी की है। बताया जा रहा है कि असली तब्दीली पार्टी के मुख्तलिफ यूनिट्स और महाज में होनी है। अमित शाह ने पार्टी में बनी 2 दर्जन यूनिट तहलील कर दी है। बाखबर जराये के मुताबिक दिल्ली में हुई कौमी मजलिस आमला के इजलास में ये तय हुआ था कि सिर्फ 8 यूनिट बनाई जाएंगी। हालांकि ये तय नहीं है कि कौन कौन सी यूनिट बनेंगी, इसलिए यूनिट तहवील होने से बेरोजगार हुए तमाम रहनुमा चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी को मुस्बत इशारा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी में तंजीम की तब्दीली की बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात है कि ये तब्दीली राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी कर रही हैं। राहुल का मशवरा भले लिया जा रहा है, लेकिन फैसले सोनिया ही कर रही हैं। कमलनाथ ने पंजाब के इंचार्ज के ओहदे से इस्तीफा राहुल के पास भेजना चाहा था, लेकिन राहुल ने फोन पर उनके इस्तीफे का खत सुन लिया और कहा कि वो इसे सोनिया गांधी के पास भेजें। कांग्रेस के बाखबर जराये का कहना है कि गुलाम नबी आजाद और कमलनाथ को जनरल सेक्रेटरी बनाने का फैसला सोनिया गांधी ने ही किया। अब भी शीला दीक्षित को
उत्तर प्रदेश या पंजाब भेजने के बारे में गौर हो रहा है तो ये गौर भी सोनिया गांधी ही कर रही हैं। उन्होंने जुमेरात को शीला दीक्षित के अलावा मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा और कमलनाथ से अलग अलग मुलाकात की। तब्दीली की इस बातचीत से राहुल गांधी की करीबी नौजवान टीम नदारद है। बताया जा रहा है कि राहुल की टीम अब भी दूसरी कतार में ही रहने वाली है। भले ही राहुल गांधी उनके मशवरे पर काम करें, लेकिन कांग्रेस के लिए सियासत करने का जिम्मा पुराने रहनुमाओं के हाथ में ही रहेगा। आइंदा साल की शुरुआत में होने वाले 5 सूबों के इंतखाबात पार्टी के सीनियर रहनुमा ही लड़वाएंगे। कांग्रेस के बाखबर जराये का कहना है कि राहुल की टीम के नौजवान चेहरों को सूबों में भी जिम्मेदारी मिल सकती है। कौमी तंजीम में पुराने और नए रहनुमाओं के बीच तवाजुन बनाया जाएगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 2002 के फसादात के दौरान हुए कत्लेआम में अदालत ने आखिरकार आज सजा का ऐलान कर दिया। अदालत ने 11 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक मुजरिम को 10 साल की सजा सुनाई गई है और बाकी मुजरिमीन को 7-7 साल की सजा सुनाई। खुसूसी अदालत ने 2 जून को ही फैसला सुना दिया था, जिसमें 24 मुलजमीन को मुजरिम करार दिया गया था और 36 मुलजमीन को बरी कर दिया गया था। साथ ही इस मामले में साजिश रचने के इल्जाम को खारिज कर दिया था। फैसला सुनाए जाने के बाद सजा को लेकर बहस हुई, जिसमें इस्तिगासा ने सभी मुजरिमीन के लिए फांसी की सजा का मुतालबा किया था। गौरतलब है कि 28 फरवरी 2002 को तकरीबन 400 लोगों की एक भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी में आग लगा दी थी, जिसमें कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी समेत 69 लोग मर गए थे। सजा का ऐलान करते हुए खुसूसी अदालत के जज ने कहा कि वो दिन हिंदुस्तानी समाज का सबसे काला दिन था। मारे गए साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की अहलिया जकिया जाफरी और उनके खानदान के लोग खुसूसी अदालत के फैसले से मुतमईन नहीं है। जकिया जाफरी ने कहा है कि वो ऊपर की अदालत में अपील करेंगी। उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदुओं की नक्ल मकानी को लेकर तनाजा बढ़ गया है। कैराना से नक्ल मकानी करने वाले हिंदुओं की फहरिस्त जारी करने वाले बीजेपी रुकन पार्लियामेंट हुकम सिंह के मना करने के बावजूद बीजेपी के रुकन असेंबली संगीत सोम सड़क पर उतरे। उन्होंने अपने तकरीबन 2000 हामियों के साथ जुमा को निर्भय यात्रा शुरू की, लेकिन सरगना के करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही पुलिस ने उनको रोक दिया। पुलिस के साथ उनकी तरफ से उनके हामियों की जबरदस्त तकरार भी हुई, लेकिन संगीत सोम ने फिलहाल अपनी यात्रा मुलतवी कर दी। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कैराना से नक्ल करने वाले हिंदुओं को 15 दिन के अंदर वापस नहीं लाया जाता है तो वो अपनी तहरीक तेज करेंगे। सूबाई बीजेपी के रहनुमाओं ने संगीत सोम की इस यात्रा से किनारा कर लिया है और कहा है कि ये उनकी जाती यात्रा थी। इसी बीच सपा के कुछ रहनुमाओं ने कैराना के मुबैना वाक़ये को लेकर आज हमआहंगी मार्च निकाला। पंजाब के सूबाई सदर और साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में प्रियंका गांधी पंजाब में तशहीर करें। उन्होंने कहा कि प्रियंका हमेशा से काफी दानिश्वर और तजर्बेकार खातून रही हैं और अगर वो पंजाब में तशहीर के लिए आती हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि वो प्रियंका गांधी से अपील करेंगे कि वो पंजाब में तशहीर के लिए आए। इससे पहले उत्तर प्रदेश के नौ मुंतखब इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से बाहर निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में तशहीर करनी चाहिए। अमरिंदर ने बताया कि राहुल गांधी की तशहीर का प्रोग्राम बन रहा है और वो सोनिया गांधी से भी अपील करेंगे कि वो इंतखाबात के ऐलान से पहले पंजाब में तशहीर करें। अमेरिका ने एनएसजी में मौजूद ममालिक से अपील की है कि वो हिंदुस्तान की रुकनियत की हिमायत करें। 48 ममालिक वाले इस ग्रुप का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होने वाला है, जिसमें हिंदुस्तान की रुकनियत के बारे में तबादला ख्याल होगा। उससे पहले अमेरिका ने सभी मेंबरान ममालिक से अपील की है कि वो आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास में हिंदुस्तान की हिमायत करे। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका ने सभी मेंबरान ममालिक से कहा है कि वो एनएसजी की रुकनियत से मुतालिक हिंदुस्तान की अर्जी को अपनी हिमायत दें। किर्बी ने हिंदुस्तान को रुकनियत दिलाने की अपनी हिकमत अमली का खुलासा किए बगैर कहा कि वो नहीं जानते हैं कि ये कैसे होगा या इसे किस तरह से किया जाएगा, लेकिन जनूबी कोरिया के सोल में होने वाले इजलास में अमेरिका हिंदुस्तान की हिमायत करेगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने सभी रुकन ममालिक को खत लिख कर कहा है कि वो हिंदुस्तान की हिमायत करें। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। सीबीआई में बना विशेष जांच दल उन बड़े घोटालों की जांच करेगा जिसमें महत्वपूर्ण लोगों के शामिल होने का शक है। इस बात का राजनीतिक अर्थ चाहे जो निकाला जाए, पर जांच की जरूरत पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। हर कोई कहता है, चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
सीबीआई अपने आप में खुसूसी तफ्तीशी एजेंसी है जो सिर्फ अहम मामलों की तफ्तीश करती है, लेकिन अब मरकजी हुकूमत ने इसके अंदर एक खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT बनाई है। ये SIT बदउनवानी के तमाम हाई प्रोफाइल मामलों की तफ्तीश करेगी। अदालत उज़्मा के हुक्म से बनने वाली SIT से अलग इसकी कोई मुकर्ररा मियाद नहीं है और न ये तय है कि कौन सा खास मामला ये एजेंसी देखेगी। इसके ऊपर किसी बाहरी एजेंसी की निगरानी भी नहीं होगी। माना जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में सामने आए तमाम हाई प्रोफाइल मामलों में हुकूमत तफ्तीश को किसी नतीजे तक पहुंचाना चाहती है। गुजरात काडर के अफसर राकेश अस्थाना इस SIT के सरबराह बने हैं। शुरू में बताया गया कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदा और विजय माल्या के मामले की तफ्तीश ये SIT करेगी, लेकिन ये मुमकिन है कि हरियाणा की जमीन बदउनवानी से जुड़ा मामला भी SIT को सौंपा जाए। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह पर लगे बदउनवानी के इल्जामात की तफ्तीश का काम भी इस एजेंसी को दिया जा सकता है। अगर ऐसा है तो इसके बड़े सियासी मतलब हो सकते हैं। इन चारों मामलों में कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं के फंसे होने के इशारे मिले हैं। अगस्ता वेस्टलैंड मुआहदे में कांग्रेस के कई सीनियर रहनुमाओं के नाम गाहे बगाहे आते रहते हैं। अगर फोकस होकर तफ्तीश होगी तो कई और चीजें निकलेंगी। इटली की तफ्तीशी एजेंसी और अदालत ने पैसे दिए जाने की बात मान ली है, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे और किन लोगों को पैसे मिले हैं। इसी तरह मालिया के मामले में भी मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने बताया कि यूपीए के दौर में कैसे मालिया की कंपनी को NPA होने से बचाया गया और उनको कर्ज के मामले में क्या क्या सहूलियत दी गई। इसलिए इसमें भी कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं का नाम आएगा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मामले में तो सीधे सीधे कांग्रेस के रहनुमा शामिल हैं। सीबीआई की SIT बनाने का एक मतलब ये भी निकल रहा है कि हुकूमत वाकई में बदउनवानी के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रही है। तभी जल्द से जल्द हाई प्रोफाइल मामलों को निपटाने की पहल हुई। इन मामलों की तफ्तीश को अंजाम कार तक पहुंचाकर हुकूमत एक पैगाम देना चाहती है। इसका एक सियासी पैगाम भी होगा। अब तक माना जा रहा है कि चाहे रहनुमा किसी भी पार्टी का हो, उसे सजा नहीं मिलती है। उसकी तफ्तीश बरसों तक चलती रहती है और कोई नतीजा नहीं निकलता। इस पुरानी रिवायत को बदलने का भी एक अज़्म नजर आ रहा है। यह भी माना जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा इंतखाबात का एजेंडा भी सेट करना चाहते हैं। आइंदा इंतखाबात में बदउनवानी एक इश्यू होगा। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी कुछ सूबों में कामयाब होती है तो वो कुल हिंद सतह पर ईमानदारी की सियासत करने जाएंगे। उस वक्त तक मोदी SIT की तफ्तीश से खुद को बदउनवानी मुखालिफ सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर कायम कर चुके होंगे। इस लिहाज से आइंदा 3 साल बेहद अहम होने वाले हैं। इन तीनों सालों में तमाम हाई प्रोफाइल मामलों की तफ्तीश नतीजे पर पहुंच चुकी होगी, लेकिन इन 3 सालों में अपनी पार्टी और हुकूमत को भी इल्जामात से बचाए रखने का एक बड़ा चैलेंज मोदी के सामने होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद घोटालों पर बनी SIT के मतलब पर चर्चा करेंगे। यूपीए सरकार के घोटालों की जांच के लिए पहले से ही कई तरह की जांच और अदालतों में कार्रवाई है, मगर उन सब से अलग अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला है। रक्षा मंत्रालय इटली की अदालत के फैसले ने इस मामले को बोफोर्स के समतुल्य बनाया है। रिश्वत ली गई है, यह इटली से अब प्रमाणित है। सो यदि इस एक मामले के सुराग को भी SIT तोड़ ले तो बड़ा काम होगा, पर क्या यह संभव है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, अगस्ता हेलीकॉप्टर मामले में, विजय माल्या के बैंकिंग घोटाले के मामले में सीबीआई के भीतर विशेष जांच दल का गठन किस बात का संकेत है? इसकी तुक क्या है? देखिए, SIT जो है वो तो पहले भी CBI में गठित होती रही है। नहीं, वो या तो कोर्ट कराती रही है, या जैसे राजीव गांधी की हत्या जैसे मामले, गंभीर मामले, दूसरे तरह के मामले, करप्शन के किसी मामले के ऊपर ऐसा कोई हुआ क्या कभी? आप बताएं। हुआ है। शारदा स्कैम में भी जैसे SIT का गठन किया गया था। अच्छा। लेकिन उसमें डायमेंशन ये थी कि वो कई राज्यों में शारदा स्कैम फैला हुआ था और उसका पैमाना बहुत व्यापक था। लेकिन उस लिहाज से आप जो बात कह रहे हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड और विजय माल्या जो बड़ी हस्तियां हैं कथित, उनके मतलब वो कोई इतना फैला हुआ नहीं है। वो तो दिल्ली में, आफ्टर ऑल CBI क्या है? CBI अपने आप में एक SIT है, एंटी करप्शन एजेंसी। जब से NIA अलग बन गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर टेरर केसेस, उसके बाद CBI के पास है क्या? करप्शन। तो करप्शन के अंदर इन्होंने विद इन करप्शन भी एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया, पूरा ग्रुप बनाया डेडिकेटेड। अब ये क्यों बनाया है, ये थोड़ा नहीं, क्या प्रयोजन? इसमें फोकस बन के जल्दी नतीजे के नाते, या क्या मतलब लगता है इससे? इसमें मुझे लगता है सरकार को ये लगता था कि कहीं ना कहीं जो अफसर इस मामले को देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं ढीलेपन से चले हैं।
तो इसमें तेजी आनी चाहिए। तो तेजी के लिए जो राकेश अस्थाना को लगाया है वो गुजरात काडर के हैं। तो कहीं ना कहीं अनिल सिन्हा की जो टीम पहले वाली होगी उससे या तो कुछ नाखुश होंगे या सरकार को ऐसा लगता होगा। मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई क्या है। लेकिन ये जरूर है कि इससे ये तो माना जा सकता है कि जैसे बोफोर्स कांड का जो मामला सीबीआई में फंस के बिल्कुल ही भटक गया, वैसा इस अगस्ता में शायद न हो। ये फोकस, ये सरकार को चिंता है। सरकार को ये चिंता है कि इस ढंग के मामले जिसमें देखिए अगस्ता में एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत के पास कोई एविडेंस नहीं है। नहीं, लेकिन ये प्रमाणित है कि रिश्वत हुई है, तो ये प्रमाण में बड़ी बात है, जो कि बोफोर्स में नहीं था। प्रमाण जो है वो 7 कंट्रीज में एलआर जो गए हुए हैं, लेटरोगेटरीज, उसमें 3 कंट्री ने तो जवाब ही नहीं दिया ना। तो भारत अब उन पे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल या बाकी जो भी प्रेशर डालेगा, इससे ये दिखलाते हैं, खाली ये चीज दिखलाती है कि भारत सरकार विगरसली इन केसेस को बहुत जल्दी मतलब नतीजे पे पहुंचना चाहती है। एक तरफ अगस्ता वाला मामला, दूसरा तरफ विजय वाला माल्या वाला मामला है, ये संभाला जा सकता है। विजय मल्ल्या का मामला भी कोई इतना आसान तो नहीं है ना। उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें भी बहुत पेच है। उनको जो एविएशन कंपनी को लोन दिया गया, उससे पहले एविएशन की किसी कंपनी को लोन नहीं दिए गए। मतलब आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस को अमेंड किया। उस नाते ये महत्वपूर्ण है, ये एंगल आप बता रहे हैं। किसने उसमें चेंज किया, किसने एविएशन जुड़वाया, क्या क्या क्लॉजेज उसमें डलवाई, पॉलिसी को बनाना और पॉलिसी किसके फायदे के लिए बनाई जाती है, यही तो काम कर सकता है ना मंत्री, वरना बाकी तो सब संतरी होते। जी। तो विजय मल्ल्या का मामला इस हिसाब से बड़ा गंभीर है और महत्वपूर्ण है, उसकी भी जांच बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब लगता है कि मतलब ये सिर्फ बैंकिंग की लेनदारी, बैंकिंग कर्ज देने का वही मामला नहीं है। नहीं, देखिए अगर एसआईटी बनाई है तो सरकार की सोच ये तो है ही। और विजय मल्ल्या मैं समझता हूँ भारत सरकार इसको टेस्ट केस की तरह देखना चाहती है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि ये कि भाई हम ये कोई क्राइम तो है नहीं, आपके यहाँ तो अभी कुछ है नहीं, किस बेसिस पे हम एक्स्ट्राडाइट कर दें। ये कोई ड्रग मनी नहीं है, टेरर मनी नहीं है, और लेजिटिमेट पासपोर्ट पे वो आपके देश से हमारे यहाँ फ्लाई करके आया है। तो कहीं ना कहीं एसआईटी बना के सरकार ये इस एसआईटी का आपके अनुसार कुछ राजनीतिक असर, कुछ राजनीतिक कुछ इस पे राजनीति की बिसात कैसे क्या बने? एक ही संदेश है राजनीतिक कि जो अफसर इसकी देखभाल करने वाले हैं वो गुजरात काडर के हैं। अब आप इससे कुछ नहीं, उससे नहीं, लेकिन इसका ये कि भाई इस पर पूरी इस मामले की तह में जाना, हालांकि ये उन विपक्ष की तरफ से भी कहा हुआ है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन फिर भी इसके राजनीतिक अर्थ तो निकलेंगे। इसके राजनीतिक अर्थ ये निकलेंगे कि देखना पड़ेगा कि अब एसआईटी बनाकर अगर भारत सरकार ये चाहती है कि भाई 1 या 1.5 साल के समय में ही इसको हम खत्म कर सकें, वरना एसआईटी बनाना अपने आप में कुछ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वो नहीं हुआ, लेकिन इससे प्राथमिकता सरकार का फोकस बिल्कुल जाहिर होता है कि हम अगस्ता वेस्टलैंड में जिसने भी पैसे खाए हैं हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब किसने खाए हैं, वो तो जो लोग पकड़े गए हैं, जिन लोगों को इतने बड़े बड़े हेडलाइन छपे जी, वो सब शांत क्यों हो गए, मेरे को तो अभी तक यही समझ नहीं आया। भले एसपी त्यागी वाला मामला हो, ये जितने थे पहले भी पूछताछ हो चुकी थी, पहले भी मामला हुआ था, फिर वापस, तो इसीलिए तो एसआईटी ने एसपी त्यागी साहब ने तो कह दिया कि एमके नारायण साहब ने हाइट नीचे की जी। अब एमके नारायण उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जी, तो वही यही तो तमाम तो लगता है कि जो पहले वाले लोग थे वो एमके नारायण को बुलाने में डर रहे होंगे जी, अब ये एसआईटी बुला लेगी जी। तो उस नाते अब जांच का दायरा गंभीरता पूर्वक, ज्यादा व्यापक और ज्यादा दो टूक बेबाकी से होगा, ये एक सोच हो सकती है जी। हरी जी, इस पे कितना आगे कार्रवाई होगी ये तो कहते नाई बाल कितने बोले सामने आने ही वाले हैं। जी हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook /नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे
इसी चैनल पर इसी समय। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।